डाबा जी की फैमिली ने मेरा घर देखने के बहाने गांव में बनी मेरी लग्जरी विला पर फोर्सिबली कब्जा कर लिया। उन्होंने ना सिर्फ मेरी हजारों रुपए की कस्टम टेलर्ड सूट पहनकर खेत में काम किया, बल्कि मेरी एक्सपेंसिव रेड वाइन से मटन और पोक चॉप्स तक पकड़ डाली। चाची को तो ग्रीन हाउस में लगी कॉस्टली ऑर्किड्स भी रास्ते की रुकावट लगी, तो उन्होंने सारी उखाड़कर सुअरों को खिला दी ताकि वहां उन्हें बड़ा प्याज उगाने की जगह मिल सके। मैं गुस्से में अपने होम टाउन उनसे हिसाब मांगने लौटा, पर मेरे कजिन ने फार्म ट्राइसिकल से मुझे बुरी तरह टक्कर मारकर उड़ा दिया। अब मैं उस दिन रीबर्थ ले चुका हूं जिस दिन विला जस्ट बनकर तैयार हुआ था। मैंने रातों रात अपना ग्रीन हाउस बिना किसी रेंट के साइंटिफिक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे दिया। फिर सारी एक्सपेंसिव ऑर्किड्स वहां से शिफ्ट करके उनकी जगह क्लास एक कॉन्फिडेंशियल जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स लगा दिए। ये ना सिर्फ करोड़ों रुपए का रिसर्च प्रोजेक्ट है, बल्कि इसमें एक्सट्रीम लेवल का हेलुसिनेशन और न्यूरोटॉक्सिन भी है। ये सब करने के बाद मैंने ग्रीन हाउस के बाहर वार्निंग साइंस लगा दिए, रिसर्च जोन, एंटर एट योर ओन रिस्क। पर मैं चाची का नेचर अच्छी तरह जानता हूं, वो इस ग्रीन हाउस को बर्बाद करने से खुद को रोक नहीं पाएगी। वैसे भी ये 5 मिलियन की विला है, उनकी फैमिली के लिए पूरे गांव के सामने शो ऑफ करने के लिए काफी है। लिंचन, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम थोड़े से पैसे क्या कमा लिए, अब रिलेटिव्स को भूल गए क्या? मैं पहले सिर्फ ये जानता था कि ये टॉक्सिक रिलेटिव्स शेमलेस हैं, पर यह नहीं पता था कि वो इस हद तक क्रूअल हो सकते हैं। उन्होंने ना सिर्फ मेरी सारी वेल्थ छीन ली, बल्कि मेरी जान भी ले ली। अच्छा हुआ मेरा रीबर्थ हो गया, नहीं तो ये वैम्पायर्स अब तक फोर्सिबली मेरे घर में घुस चुके होते। मॉम, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इसी बड़े घर में रहना है। ये घर हमारे उस टूटे फूटे घर से बहुत बेहतर है। लिंचन, अगर तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला तो हम तुम्हारा ये दरवाजा तोड़ देंगे। हम तो अच्छी नीयत से तुम्हारा घर देखने आए हैं, तुम्हारा ये क्या एटीट्यूड है? मैं दरवाजे के पीछे खड़ा गहरा सांस ले रहा था। अगर पिछली जिंदगी का गुस्सा होता तो मैं पक्का उनसे लड़ता और वो ढीठ बनकर फोर्सिबली यहां रह जाते। पर अब मुझे पता है कि इन स्काउंड्रल से लॉजिक से बात करना बेकार है। मुझे उन्हें बहुत ऊपर चढ़ाना है और फिर वहां से नीचे गिराना है। डाबा जी, चाची, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैं अंदर सामान पैक कर रहा था, इसलिए सुन नहीं पाया। आप लोग मेरा घर देखने आए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, तुम में थोड़ी अकल तो है। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम एक यंग लड़के हो जो सिटी में बिजी रहता है। गांव का इतना बड़ा कोर्टयार्ड बिना किसी एल्डर के कैसे चलेगा? डाबा जी, आप लोग इस घर को देखिए, अब से ये आपका ही है। आप जिस रूम में चाहें रह सकते हैं। आपका यहां रहना मेरे सिक्योरिटी गार्ड के पैसे भी बचा देगा। मैं देख रहा था कि डाबा जी की फैमिली किसी डाकू की तरह आंखें फाड़े लेदर सोफा को टच कर रही थी। वैंगचोई हुआ तो बिना वेट किए तुरंत मेन सीट पर बैठ गई, जैसे वही इस घर की मिस्ट्रेस हो। उनका ये ग्रीडी और डिस्ट्रक्टिव फेस देखकर मुझे हंसी आ गई। पिछली जिंदगी में भी उन्होंने ऐसा ही तमाशा किया था। मैंने उस वक्त दरवाजा नहीं खोला था। सोचा था कि थककर वो गांव के अपने टूटे घर लौट जाएंगे और मैं अगले दिन सिटी चला गया। पर डाबा जी की फैमिली ने मेरे जाने के बाद बाउंड्री वॉल में एक होल किया और अंदर घुस गए। वो शान से अपना बोरिया बिस्तर लेकर मेरी विला पर कब्जा कर बैठे। गांव वाले पूछते तो चाची सीना तानकर कहती कि लिंचन बड़ा ड्यूटीफुल बेटा है, उसने हमें यहां मजे करने के लिए बुलाया है। विलेजर्स को पता था हम रिलेटिव्स हैं, इसलिए उन्होंने डाउट नहीं किया और इन डकवाओं को मेरे घर पर राज करने दिया। डाबा जी की फैमिली जितनी स्टुपिड थी उतनी ही ग्रीडी थी। यहां आते ही उनका असली रंग दिख गया। डाबा जी ने मेरी वार्डरोब से हजारों का डिजाइनर सूट निकाला और उसे पहनकर खेत में काम करने लगे। चाची ने मेरी वाइन कैबिनेट से एक्सपेंसिव रेड वाइन निकाली और लेट नाइट मटन स्टू में डाल दी। वो स्पॉइल्ड ब्रैट लिन शाओबोन तो मेरे पूल से मिलियन वैल्यू की प्रीमियम कोई फिश निकालकर बारबेक्यू कर गया। पर यह सबसे बुरा नहीं था। सबसे बुरा तब हुआ जब इग्नोरेंट और एरोगेंट चाची ने मेरे बैकयार्ड के हाईटेक ग्रीन हाउस की एक्सपेंसिव ऑर्किड्स को रास्ते का पत्थर समझकर सब उखाड़कर सुअरों को खिला दी और मुंह में गाली देते हुए बोली कि ये बेकार घास जगह घेर रही थी, इससे अच्छा यहां ग्रीन अनियन उगा लूं। ग्रीन हाउस का अलार्म मिलते ही मैं इमरजेंसी में होमटाउन लौटा उन्हें रोकने और कंपनसेशन मांगने। पर डाबा जी की फैमिली ने ना सिर्फ मना किया, बल्कि चाची जमीन पर रोना धोना लगी और मुझे बद्दुआ देने लगी कि मैं एल्डर्स को भूखा मार रहा हूं। और सबसे घटिया बात तो तब हुई जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो डाबा जी की फैमिली ने मुझे ट्रीटमेंट के पैसे देने की जगह विलेज हेड को रिश्वत दी और बाहर फेक न्यूज फैलाई कि ये एक एक्सीडेंटल ब्रेक फेलियर था। उसके बाद उन्होंने मेरी विला पर कंप्लीटली कब्जा कर लिया। मेरा खाते पीते रहे और मुझे पैरालाइज्ड हालत में एक डॉग की तरह कोल्ड और डैम्प बेसमेंट में लॉक कर दिया, जहां मैं तड़प कड़प कर स्केलेटन बनकर मर गया। अब जब मैं उस दिन लौट आया हूं जब विला जस्ट बनी है और कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है, तो इस बार मैं इन वैम्पायर्स के साथ अच्छे से खेलूंगा। मेरा घर देखना है ना, तो मैं उन्हें ऐसा घर दिखाऊंगा जो वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। डाबा जी की फैमिली को लिविंग रूम के लेदर सोफा पर सेट करने के बाद मैंने एक्सक्यूज बनाया कि कंपनी में अर्जेंट काम है और मुझे कल सुबह ही निकलना होगा, इसलिए आज रातों रात सामान पैक करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने रातों रात अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मेंटर को कांटेक्ट किया और ग्रीन हाउस से सारी ऑर्किड स्पॉट्स के साथ अपनी एल्मा माटर के ग्रीन हाउस में टेम्पररी शिफ्ट करवा दी। इन प्रीमियम ऑर्किड्स की वैल्यू मिलाकर मिलियंस में थी। मैं चाची को इन्हें उखाड़कर सुअरों को खिलाने नहीं दे सकता था। ऑर्किड्स हटने के बाद ग्रीन हाउस खाली दिख रहा था, तो मैंने मौके का फायदा उठाकर वो टॉप नॉच इक्विपमेंट वाला ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक्सपेरिमेंटल बेस के लिए फ्री में दे दिया। रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्पेशल ट्रक अगले दिन सुबह सुबह ही आ गई जब डाबा जी की फैमिली सो रही थी और उन्होंने क्लास ए कॉन्फिडेंशियल जीएमओ एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स रेड स्पॉटेड डैट्योरा वहां डिलीवर कर दिए। लिंचन, ये प्लांट्स ग्रीन हाउस में हैं, किसी को इन्हें टच मत करने देना। ये करोड़ों का रिसर्च प्रोजेक्ट है और सबसे डेंजरस बात यह है कि इसके रूट्स में एक्सट्रीम न्यूरोटॉक्सिन है।
आई नो प्रोफेसर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सिटी जा रहा हूं और मेन गेट लॉक्ड रहेगा, कोई भी फालतू बंदा अंदर नहीं आ पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने एक हाईएस्ट लेवल का इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगवाया और ग्रीन हाउस को अच्छे से लॉक कर दिया। उस स्पॉइल्ड ब्रैट लिन शाओबोन की तबाही से बचने के लिए मैंने मास्टर बेडरूम और स्टडी रूम से सारे वैल्यूएबल कस्टमाइज सूट्स और एंटीक पीसेस चुपके से पाक करके हटा दिए। घर बिल्कुल खाली भी नहीं दिखना चाहिए था, इसलिए मैंने वाइन कैबिनेट में कुछ एक्सपायर्ड लेड वाइन छोड़ दी और फ्रिज में खराब हो चुके एक्सपेंसिव पोक चॉप्स भर दिए। उन्हें फ्री का माल पसंद है ना, तो अब जो चाहे खाएं। जाने से पहले मैंने अपने एक रिलायबल फ्रेंड को बुलाया और विला में 8 हिडन हाई डेफिनेशन 4K कैमराज इंस्टॉल करवा दिए। मुझे घर में होने वाली हर चीज पर कंट्रोल चाहिए था और मैंने ग्रीन हाउस के ग्लास डोर पर स्पेशल 6 बड़े रेड हेडेड सील्स चिपका दिए। रिसर्च जोन, हाईली टॉक्सिक, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड नेशनली। दाबाजी, भाभी, मैं आप लोगों के लिए कुछ सामान लाया हूं। आप लोग मेरा घर देख रहे हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, पर बैकयार्ड का जो ग्रीन हाउस है वो मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट को रेंट पर दिया है। अंदर सारी जहरीली घास है। हम रियल ब्रदर्स हैं, पर हिसाब साफ होना चाहिए। चलिए साइन कीजिए। अगर बाद में इसके अंदर कोई चीज खोई या खराब हुई तो आप लोगों को इसका कॉम्पनसेशन भरना पड़ेगा। मुझे ऊपर भी जवाब देना होता है। दबाजी को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था। उन्होंने जैसे ही फ्रिज, मटन और लग्जरी विला देखा, उन्हें डर लगने लगा कि कहीं मैं बदल ना जाऊं और उन्हें निकाल न दूं। इसलिए उन्होंने बिना देखे ही अपना अंगूठा लगा दिया। अब इसके बाद अगर उनके साथ कोई भी एक्सीडेंट होता है तो लीगली मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने पहले ही वार्निंग सील लगा दी थी और लाइबिलिटी वेवर साइन करवा लिया था। पर मैं चाची वैंग कुई हुआ कि उस एक्सट्रीम सेल्फिश और एरोगेंट नेचर को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने सिटी की कंपनी में अर्जेंट काम का बहाना बनाया और सुबह ही कार लेकर वहां से निकल गया। सिटी के ऑफिस पहुंचते ही मैंने सबसे पहले फोन पर घर के हर एक कॉर्नर के सीसीटीवी कैमरास चेक किए, खासकर बैकयार्ड के हाईटेक ग्रीन हाउस पर फोकस करने वाले कैमरास। शुरुआती 2-3 दिन तक भले ही वो तीनों लोग मेरी विला में दबाकर खा पी रहे थे, पर बैकयार्ड के ग्रीन हाउस को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। शुरू में वहां बिल्कुल शांति थी, तो मुझे लगा कि कहीं मेरे रीबर्थ के बाद उनसे वेवर साइन करवाने की वजह से चाची सच में सीधी तो नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो मेरी इतनी मेहनत से लाए गए हाई ग्रेड मेडिसिनल प्लांट्स बेकार चले जाएंगे। पर फिर मैंने सोचा, अगर इस जिंदगी में दबाजी की फैमिली सच में तमीज से रहती है और मेरे ग्रीन हाउस को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो शायद मुझे अपना बदला इतना एक्सट्रीम लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े से मटन और रेड वाइन के पैसे खर्च करके उनका असली चेहरा देख लेना ही काफी होगा। अगर वो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे तो मैं उन्हें जेल भेजने के लिए पीछे नहीं पड़ूंगा। पर जैसे ही मैंने लंच के बाद दोबारा सीसीटीवी खोला, स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरा एड्रेनलिन रश बढ़ा दिया। चाची वैंग कुई हुआ ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। वो अपने उस भारी मोटी शक्ल और उस बदतमीज स्पॉइल्ड ब्रैट लिन श्याओबाओ को लेकर शान से बैकयार्ड के बड़े रूम के पास आई। ग्रीन हाउस पर हाई लेवल इलेक्ट्रॉनिक लॉक देखकर जब डोर नहीं खुला तो वैंग कुई हुआ पीछे नहीं हटी, बल्कि गाली देते हुए स्टोर रूम से एक बड़ा हथौड़ा उठा लाई। उसके उकसाने पर लिन श्याओबाओ ने बड़े एक्साइटमेंट में हथौड़ा घुमाया और बिना सोचे समझे ग्लास डोर तोड़ दिया और अंदर घुस गया। वैंग कुई हुआ भी उसके पीछे पीछे गई। ग्लास डोर पर लगी रेड हेडेड सील को उन्होंने रास्ते की रुकावट समझा और हाथ से फाड़कर एक बॉल बनाया और पास के गंदे नाले में फेंक दिया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनकी ये खुदकुशी करने जैसी हरकत ऊपर लगे हिडन 4K HD कैमरा में साफ साफ रिकॉर्ड हो रही थी। ग्रीन हाउस को फोर्सिबली तोड़ने के बाद उन्हें वहां के हरे भरे साइंटिफिक रिसर्च प्लांट्स बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं लगे। वो दोनों हाथ कमर पर रखकर उन प्लांट्स पर चिल्लाने लगी जिन पर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के कॉन्फिडेंशियल सीरियल नंबर्स के टैग्स लगे थे। क्या बेकार घास इस इतने अच्छे ग्लास हाउस में लगा रखी है। श्याओबाओ, दरांती लाओ और इस सबको काट डालो। कल ही मैं मार्केट से ग्रीन अनियन के सीड्स लाकर उगाऊंगी, सब्जी के पैसे भी बचेंगे। लिन श्याओबाओ को तो तबाही मचाने में मजा आता ही था। वो तुरंत दरांती लेकर घुसा और उन करोड़ों रुपए के रिसर्च प्लांट्स को घास की तरह काटकर बर्बाद कर दिया। वैंग कुई हुआ एक साइड खड़ी होकर बहुत खुश हो रही थी। उसने जमीन पर उखड़े हुए रेड स्पॉटेड डाटूरा के जड़ को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वो बहुत खुश होकर चिल्ला उठी, अरे, इस बेकार घास की जड़ तो बिल्कुल शकरकंदी जैसी दिख रही है। देखने में अच्छी है और साइज भी बड़ा है। आज रात को इसे उन एक्सपेंसिव पोक चॉप्स के साथ अच्छे से पकाती हूं। ये बोलकर उसने खुशी खुशी एक पूरी प्लास्टिक बास्केट उन जहरीली एक्सपेरिमेंटल रूट से भर ली और सैटिस्फैक्शन के साथ किचन में जाकर उन तीनों के लिए एक बड़ा डिनर रेडी करने लगी। मैं इस वक्त अपने बड़े और ब्राइट CEO ऑफिस में बैठकर स्क्रीन पर यह सब देख रहा था और मैंने कॉफी का एक सिप लिया। मेरा ये अच्छा मूड शाम तक चला। जब मैंने दोबारा फोन का सीसीटीवी खोला ताकि उस म्यूटेटिंग प्लांट वाले मीट स्ट्यू के पॉइजनिंग का सीन देख सकूं, तो मैंने देखा कि चाची वैंग कुई हुआ ओपन किचन के इंपोर्टेड स्ट्यू पॉट के पास खड़ी थी। पॉट में मेरे एक्सपेंसिव पोक चॉप्स और वो हाईली टॉक्सिक रेड स्पॉटेड डाटूरा के रूट्स उबल रहे थे। दबाजी, लिंदा ख्यांग लिविंग रूम में यहां वहां टच करके बहुत ग्रीडीली देख रहे थे। ये विला सच में शानदार बनी है। कुई हुआ, तुम ही बताओ हम इस घर को परमानेंटली अपने नाम कैसे करें। हैं ये तो बहुत सिंपल है। लिन चेन उस साले के पास अब बहुत पैसा है, वो देहात की इस प्रॉपर्टी पर ध्यान नहीं देगा।
2-3 दिन बाद तुम विलेज कमेटी में जाकर बोल देना कि उसके बाप ने कभी हमारे घर से पैसे उधार लिए थे और लौटाए नहीं, इसलिए ये घर उसने हमें गिरवी दे दिया है। अगर वो वापस मांगने आया तो मैं और श्याओबाओ उसकी सिटी वाली कंपनी में जाकर तमाशा करेंगे। बेशर्म लोगों से हर कोई डरता है, देखते हैं कौन टिकता है। तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। ये घर आगे चलकर हमारे श्याओबाओ की शादी के काम आएगा। वो लिन चेन एक आउटसाइडर होकर इतनी अच्छी जगह क्यों रहेगा? मैंने कल ही पता किया है। इस लड़के का लॉक भले ही एडवांस्ड है, पर मैंने टाउन के एक लॉकस्मिथ से पूछा है, अगर हम इसका मेन कंट्रोल बोर्ड तोड़ दें और एक नया लगाकर अपना फिंगरप्रिंट सेट कर दें तो ये घर कंप्लीटली हमारा हो जाएगा। लिन चेन अंदर घुस भी नहीं पाएगा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ कितने टॉक्सिक थे, उन्होंने घर हड़पने का प्लान भी रेडी कर लिया था। मैंने तुरंत इस सीसीटीवी क्लिप को कट करके डाउनलोड कर लिया। ये ब्लैकमेलिंग और इलीगल प्रॉपर्टी ऑक्यूपेशन का एक सॉलिड प्रूफ था। जब बाद में उन्हें जेल भेजना होगा तो इससे उनकी सजा के साल और बढ़ जाएंगे। वो दोनों अभी प्लानिंग में बिजी थे और वहां स्पॉइल्ड ब्रैट लिन श्याओबाओ मीट पकने का वेट करते करते बोर हो गया तो वो दोबारा बैकयार्ड के उसी टूटे हुए ग्रीन हाउस में खेलने चला गया। उसने जमीन पर अपने ही हाथों से कटे हुए एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स को देखा और क्यूरियोसिटी में उन टूटी हुई जड़ों से निकलने वाले मिल्की वाइट जूस को हाथ से छू लिया। मेरा दिल धक से रह गया। रेड स्पॉटेड डाटूरा एक नेशनल क्लास ए कॉन्फिडेंशियल पॉइजनस वीड है। इसका रूट खाने से तो एक्सट्रीम न्यूरोटॉक्सिन फैलता ही है, पर इसका अनट्रीटेड जूस अगर स्किन पर लग जाए तो उसमें तेजाब जैसा असर और हैल्यूसिनेशन या पैरालिसिस फैलाने की पावर होती है। पर उसकी किस्मत खराब थी। वो थिक मिल्की वाइट जूस उसके दोनों हाथों पर पूरी तरह लग गया। शुरू में लिन श्याओबाओ को कुछ फील नहीं हुआ, उसे मजा आ रहा था और उसने वो जूस अपने आर्म्स पर भी लगा लिया। पर 2 मिनट के अंदर ही उस ढीठ लिन श्याओबाओ ने बहुत जोर से चीखना शुरू कर दिया। सीसीटीवी स्क्रीन पर लिन श्याओबाओ के दोनों हाथ देखते ही देखते लाल होकर सूजन से भर गए। स्किन पर बहुत गंदे और स्कैरी रेड स्पॉट्स आने लगे, जैसे उसे आग में जला दिया गया हो। उसकी चीख सुनकर वैंग कुई हुआ और लिन दाखियांग के होश उड़ गए। वो तुरंत भागते हुए बैकयार्ड आए। वैंग कुई हुआ ने जब अपने बेटे का हाथ सुअर के खुर जैसा सूझा हुआ देखा तो वो डर के मारे जमीन पर बैठ गई। लिन दाखियांग में थोड़ी हिम्मत थी। वो जल्दी से लिन श्याओबाओ को वाटर टैप के पास ले गया और पानी से धोने लगा। पर उसे क्या पता था कि इस म्यूटेटेड प्लांट का टॉक्सिक जूस पानी मिलने पर और तेजी से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है। लिन श्याओबाओ दर्द से जमीन पर तड़पने लगा। लिन दाखियांग के हाथ पर खींचतान में वो टॉक्सिक जूस लग गया तो वो भी दर्द से चिल्लाने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। वैंग कुई हुआ पुलिस को कॉल करने से डर रही थी और एम्बुलेंस बुलाने से भी, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने पूछा कि ये कैसे हुआ तो ग्रीन हाउस तोड़ने वाली बात बाहर आ जाती। उसे पता था कि ये ग्लास हाउस बहुत महंगा है और उसे डर था कि मैं उनसे पैसे मांगूंगा। लिन श्याओबाओ को बचाने के लिए वैंग कुई हुआ एक बिना दिमाग की मुर्गी की तरह घर में गोल गोल घूम रही थी ताकि कोई जलने की दवा ढूंढ सके, पर मैं उन्हें इतनी आसानी से जख्म पर दवा नहीं लगाने दूंगा। मैंने बिल्कुल सही टाइम कैलकुलेट करके लिन डाकियांग के फोन पर कॉल घुमाया। लिन डाकियांग ने जैसे ही देखा कि कॉल मेरा है, वो डर के मारे कांप उठा और एक पल के लिए वो दर्द से रोते हुए लिन श्याओबाओ को भी भूल गया। उसने कांपते हाथों से फोन रिसीव किया। शाओचेन बेटा, तुमने आज दवाबूजी को कैसे याद किया? दवाबूजी, मैंने अभी गांव के एक नेबर से सुना कि उन्हें मेरे बैकयार्ड से ग्लास टूटने की आवाज आई है। आप लोगों ने किसी को उस ग्रीन हाउस में तो नहीं जाने दिया ना? उसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च की जहरीली घास है। अगर थोड़ा सा भी नुकसान हुआ या कोई फोर्सिबली अंदर घुसा तो रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले डायरेक्ट घर आकर पकड़ लेंगे। आप अच्छे से नजर रखना, मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लगना चाहिए, नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी होगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है नेबर को सुनने में गलती हुई है। हम तो बैकयार्ड गए भी नहीं। मेरा एक काम है, मैं फोन रखता हूं। लिन डाकियांग ने सोचा कि जब पड़ोसियों ने आवाज सुन ही ली है तो अब हॉस्पिटल जाना और खतरनाक हो जाएगा। अगर मुझे इस बात का पता चल गया कि ग्रीन हाउस तोड़ दिया गया है तो वो इस लग्जरी विला में नहीं रह पाएंगे। फोन कटने तक लिन श्याओबाओ दर्द के मारे जमीन पर तड़प रहा था। वांग चुई हुआ अपने बेटे के हाथ पर डेंजरस रेड स्पॉट्स देखकर बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने स्टोर रूम में से एक पुराना फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ निकाला जो मैंने बहुत पहले वहां छोड़ा था। उसने उसमें से बहुत साल पहले एक्सपायर हो चुकी सस्ती बर्न क्रीम और बैंडेज निकाली और जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसे ही रोते चिल्लाते लिन श्याओबाओ के हाथ पर जल्दी जल्दी पट्टी बांध दी। इस वक्त उसे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो क्रीम कब की एक्सपायर होकर खराब हो चुकी थी। वो इन्फेक्शन और दर्द कम करने की जगह उस टॉक्सिक जूस को स्किन के अंदर ही ब्लॉक कर देगी, जिससे जख्म और गहरा होकर सड़ने लगेगा। जब वांग चुई हुआ को होश आया कि बैकयार्ड में बची हुई घास साफ करनी चाहिए, तब तक ग्रीन हाउस में चारों तरफ टूटे हुए पत्ते और जहरीली घास मिट्टी में मिल चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा का क्या करें, तो उन्होंने किचन का ग्लास डोर अंदर से टाइटली लॉक कर दिया। उन्हें सीसीटीवी में इस तरह रोते और तड़पते देखकर मुझे अंदर से बहुत मजा आ रहा है।
पर यह तो बस एक एपेटाइजर था, क्योंकि इस वक्त किचन के पॉट में, जिसमें भारी मात्रा में म्यूटेटेड टॉक्सिक रूट्स डाली गई थीं, पोक चॉप्स के साथ उबलकर बहुत तेज खुशबू छोड़ रही थी। मैंने उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज अभी छोड़ रखा था। डंकियांग, जल्दी आकर इस वाइन को देखो। देखने से ही लग रहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव प्रीमियम वाइन है। डंकियांग, तुम थोड़ा ज्यादा पियो, और शाओबाओ तुम भी अच्छे से खाओ। ये शकरकंदी जैसा रूट देखने में बहुत महंगा लगता है, बॉडी के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। वांग चुई हुआ ने डिनर बनाते वक्त बिल्कुल कंजूसी नहीं की थी। उसने मेरे वाइन कैबिनेट से बहुत सारी अच्छी चीजें निकाल ली थीं, जैसे इंपोर्टेड ब्लैक पोक चॉप्स, 20,000 रुपए की रोमेनी कॉन्टी वाइन और वो बास्केट जिसमें जहरीली रेड स्पॉटेड दतुरा के रूट्स थे। थोड़ा ज्यादा पका लेती हूँ। शाओबाओ का हाथ चोटिल हो गया है, उसे रिकवरी के लिए ये अच्छी चीजें खाने की जरूरत है, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही स्ट्यू बना लेती हूँ। पर इस शकरकंदी से अजीब सी तीखी और नम करने वाली खुशबू क्यों आ रही है? हाईटेक ग्रीन हाउस में उगी हुई चीजों में ऐसी मेडिसिनल स्मेल होती ही है। ये प्रीमियम क्वालिटी है, इसीलिए न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है। पर इस रूट को चबाने से मेरी जीभ क्यों नम हो रही है, और मीट भी कड़वा लग रहा है? कोई हुआ? कहीं ये चीज पॉइजनस तो नहीं है? मैं टेस्ट करती हूँ। तुम कुछ भी क्या बोल रहे हो? मैंने खाया, मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, कुछ खराब नहीं है। ये हाईटेक ग्रीन हाउस कमाल है, बहुत न्यूट्रिशियस है और हेल्थ के लिए बेस्ट है। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल फूड से भर गया। लिन डाकियांग ने खाना ज्यादा नहीं खाया, वो बस मेरे कैबिनेट की एक्सपेंसिव रेड वाइन खाली पेट भटकने लगा। और वांग चुई हुआ खुद लगातार मीट और टॉक्सिक रूट्स निकाल निकाल कर खाने लगी। लिन शाओबाओ के हाथ पर सस्ती बैंडेज बंधी थी और वो दर्द से कराह रहा था, पर जब उसने अपनी मॉम को मजे से खाते देखा तो वो भी टूट पड़ा। उन्होंने जल्दी ही पूरा टॉक्सिक स्ट्यू साफ कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद लिन शाओबाओ अचानक जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। लिन डाकियांग ने खाली पेट वाइन पी थी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया था। वो लगातार कहने लगा कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वॉमिटिंग हो रही है। उसके बाद उसके चेहरे का रंग नीला पड़ने लगा। वांग चुई हुआ की हालत भी खराब थी। उसे चक्कर आ रहे थे और वो सीलिंग की तरफ उंगली दिखाकर चिल्ला रही थी कि यहाँ भूत हैं, और जमीन पर रोल कर रही थी। एंड में लिन डाकियांग के अंदर थोड़ा सा होश बचा था। उसने पूरी जान लगाकर आवाज लगाई, जिससे बाहर से गुजरने वाले विलेजर्स वहां आ गए और रातों रात एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल इमरजेंसी में एडमिट करवाया गया। वांग चोई हुआ ने सबसे ज्यादा खाया था, इसलिए इमरजेंसी रूम में पूरी रात उसकी पेट साफ होती रही। जैसे तैसे उसकी जान बची। अगले दिन जब वो बेड से उतरी तो वीकनेस की वजह से कई बार जमीन पर गिर पड़ी। हॉस्पिटल में मेरे एक जान पहचान वाले से मुझे ये सारी रिपोर्ट मिली, जिसे देखकर मैं दंग रह गया। दवाबूजी की फैमिली को अगले दिन शाम तक हॉस्पिटल बेड पर थोड़ा होश आया। उन दोनों ने जब पिछली रात के उस मौत वाले सीन को याद किया तो उन्हें समझ आया, वो न्यूट्रिशन नहीं था, वो जहर था। लिन चैन, वो साला कमीना हमें जान से मारना चाहता था। तभी तो शाओबाओ अभी तक कांप रहा है। उस बेकार घास में पक्का एक्सट्रीम पॉइजन था। लिन चैन हद पार कर रहा है। मुझे लगा वो ओबीडियंट बेटा बन गया है, पर वो तो हमारी जान लेना चाहता था। ये बात यहां खत्म नहीं होगी। नुकसान की भरपाई करना सिंपल है। उसके विला में बहुत सारे एंटीक्स और डिजाइनर सूट्स हैं। कोई भी एक आइटम बेच देंगे तो बहुत पैसा मिल जाएगा। कल डिस्चार्ज होते ही हम चुपके से वहां जाएंगे और सारी वैल्यूएबल चीजें उठा लेंगे और उस घर पर परमानेंटली कब्जा कर लेंगे। मुझे ये प्लान सही लगता है, पर मैं पहले से रेडी था। मैं बस उनके हॉस्पिटल रूम में अमीर बनने के हसीन सपने देखने का वेट कर रहा था, ताकि उन्हें डायरेक्ट नरक भेज सकूं। जब वो दोनों बेड पर मेरे एंटीक्स और विला हड़पने की प्लानिंग कर रहे थे, तभी भूम, एक तेज आवाज के साथ रूम का दरवाजा बाहर से किसी ने लात मारकर खोल दिया। वाह लिन चैन, तुम साले कमीने यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने आज हमें $10 मिलियन का कॉम्पनसेशन नहीं दिया तो हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे घर के बाहर जान दे देगी। पर उसकी आवाज अचानक उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि मेरे पीछे कोई विलेज काउंसिल का मेंबर नहीं था, बल्कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के गुस्से से कांपते हुए प्रोफेसर चैन थे, और उनके साथ मेरी बहुत भारी फीस वाली टॉप लॉयर की टीम थी। ये सेटअप देखकर लिन डाकियांग और वांग चुई हुआ के होश उड़ गए। वो दोनों बेड पर डर के मारे एक साथ लिपट गए। मैंने उनसे कोई फालतू बात नहीं की, बस लॉयर को एक इशारा किया। लॉयर समझ गया और उसने एक यूएसडी हॉस्पिटल के टीवी पैनल में लगा दी। स्क्रीन स्टार्ट हुई और वहां वही चल रहा था जो मेरे 4K HD क्लाउड सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था, जिसकी ऑडियो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। वीडियो में वांग चुई हुआ ना सिर्फ लिन शाओबाओ को हथौड़ा लेकर ग्लास डोर तोड़ने के लिए उकसा रही थी, बल्कि उससे रिसर्च प्लांट्स को दरांती से काटने के लिए कह रही थी। और वांग चुई हुआ खुशी खुशी टॉक्सिक रूट्स को बास्केट में भर रही थी और बोल रही कि इसे पोक चॉप्स के साथ स्ट्यू बनाऊंगी। एक एक फ्रेम और एक एक एरोगेंस से भरी लाइन रूम में गूंज रही थी। सॉलिड प्रूफ के सामने उनका खेल खत्म हो चुका था।
बेड पर बैठी वांग चुई हुआ और लिन डाकियांग का चेहरा एकदम वाइट पड़ गया और माथे से पसीना बहने लगा। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई? जो प्लांट्स आपने उखाड़े हैं वो हमारे 1 करोड़ के बजट और 5 साल की मेहनत से बनाए हुए ड्राउट रेजिस्टेंट एक्सपेरिमेंटल सीड्स थे। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपने देश की बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजिक रिसोर्स को बर्बाद कर दिया है। पुलिस ऑफिसर्स, यही वो लायबिलिटी सेफ्टी वेवर अग्रीमेंट है जो मिस्टर लिन डाकियांग ने अपने हाथ से साइन किया था। इस अग्रीमेंट में साफ लिखा है कि अगर ग्रीन हाउस के आइटम्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो केयरटेकर इसकी पूरी भरपाई करेगा। हमने उन्हें एडवांस में अलर्ट करने की पूरी कोशिश की थी। ये उनकी तरफ से जानबूझकर किया गया डैमेज और चोरी है जिसका सॉलिड प्रूफ हमारे पास है। लिन डाकियांग, वांग चुई हुआ, आप दोनों पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज और थेफ्ट का मामला बनता है। अभी लीगली इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ दीजिए। ऐसा नहीं है शियाओचन बेटा, तुम दबाजी की तरफ से थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। हमें सच में नहीं पता था कि वो कोई इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। प्लीज एक बार हमारी कंडीशन समझकर हमें माफ कर दो। वांग चुई हुआ और लिंडा कियांग की सुअर जैसी चीखों और रोने की आवाज के बीच उन्हें बिना किसी रहम के बाहर खड़ी पुलिस कार में बिठा दिया गया। इंटरोगेशन रूम में वांग चुई हुआ ने अभी भी गांव वाली वही रोने धोने और नौटंकी करने वाली ट्रिक से बचने की कोशिश की। वो चिल्लाती रही और जमीन पर गिरने का नाटक करने लगी ताकि मरकर पूछताछ से बच सके, पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले क्रिमिनल्स पुलिस ऑफिसर्स उसकी इस नौटंकी में नहीं आए। उन्होंने जोर से टेबल ठोक कर कहा, सीधी तरह बैठो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई आम चोरी चकारी का मामला है? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने क्लास ए कॉन्फिडेंशियल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट को बर्बाद किया है। इस केस की अमाउंट करोड़ों में है। अगर मुझे बेच भी दोगे तो भी मैं करोड़ों की नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ लिंडा खियांग की हालत वांग चुई हुआ से भी ज्यादा खराब थी। जैसे ही उसने सुना कि उसे मौत के बराबर सजा और आसमान छूते जितना हर्जाना भरना पड़ेगा, तो इस घर में हमेशा अपनी चलाने वाले आदमी ने खुद को बचाने के लिए बिना सोचे समझे सारा ब्लेम अपनी बीवी और बेटे पर डाल दिया। मैं बेकसूर हूं, वो सब क्या था मुझे सच में नहीं पता। सब वांग चुई हुआ ने किया है। उसी ने दरवाजा तोड़ा था और उसी ने जमीन से घास उखाड़कर मीट पकाने के लिए कहा था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस वक्त सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता सच में। आप लोग जाकर उसे पकड़िए, वांग चुई हुआ को पकड़िए। पुलिस के थ्रू मेरे पास आ रही लाइव इंटरोगेशन वीडियो को मैंने अपने बड़े और ब्राइट ऑफिस में बैठकर देख रहा था और मैंने एक स्माइल के साथ प्रीमियम डाओ होंग पाओ टी का सिप लिया। ये है इनकी सो कॉल्ड फैमिली। एक्सट्रीम बेनिफिट्स और डिजास्टर के सामने उनका ग्रीडी नेचर पूरी तरह बाहर आ गया। मुझे पिछली जिंदगी का वो सीन याद आया जब लिंडा खियांग ने ऐसे ही खड़े होकर लिन शियाओ बाओ को कार से मुझे टक्कर मारते हुए देखा था। अब जाकर उन्हें कर्मा का फल मिला है। दबाजी की फैमिली के अरेस्ट होने की खबर शुरू में गांव में नहीं फैली थी, पर जल्द ही काउंटी हॉस्पिटल से लिन शियाओ बाओ की रिपोर्ट आ गई। वो बदतमीज स्पॉइल्ड ब्रैट जिसे वांग चुई हुआ ने सर पर चढ़ा रखा था, वो इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गया। रेड स्पॉटेड डटूरा का जूस एक्सट्रीम कोरोसिव और न्यूरोटॉक्सिक होता है। लिन शियाओ बाओ ने उस वक्त अपने हाथ से उन टूटी हुई जड़ों के साथ खेला था, जिससे टॉक्सिक जूस ने न सिर्फ उसके हाथ की स्किन को अंदर तक डैमेज किया बल्कि पोर्स के रास्ते नर्व्स में घुस गया। क्योंकि वांग चुई हुआ उस वक्त पैसे खर्च होने के डर से उसे हॉस्पिटल नहीं ले गई, बल्कि उसने एक्सपायर्ड सस्ती बर्न क्रीम लगाकर जख्म को ब्लॉक कर दिया, जिससे पॉइजन अंदर ही अंदर क्रेजी लेवल पर सड़ गया। जब पुलिस ने उसे स्टेट हॉस्पिटल पहुंचाया तो डॉक्टर ने उसके उन काले और सूजे हुए हाथों को देखकर सर हिला दिया। भले ही हाथ कटने से बच गए, पर लिन शियाओ बाओ की हाथ की नर्व्स कंप्लीटली डेड हो चुकी थीं। वो अब कभी अपने हाथ से चॉपस्टिक्स उठाकर खाना भी नहीं खा पाएगा। पर हॉस्पिटल बेड पर इस तरह एक अपाहिज बन जाने के बाद भी लिन शियाओ बाओ के अंदर की बदतमीजी खत्म नहीं हुई थी। मुझे दवा चाहिए लिन चेन, तुम साले कमीने, मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। पर अब उसके पीछे खड़े होने के लिए न वांग चुई हुआ थी न लिंडा खियांग। उसकी इस बदतमीजी के बदले उसे सिर्फ पुलिस की ठंडी और नफरत भरी नजरें मिली। दबाजी की फैमिली के अरेस्ट होने के आधे महीने बाद उनका केस ऑफिशियली कोर्ट में चला गया। एक विक्टिम और प्रॉपर्टी ओनर के नाते मैं खुद कोर्ट में नहीं गया, बल्कि मैंने अपना पूरा केस उस टॉप टियर लॉयर टीम को दे दिया जिसे मैंने भारी फीस देकर रखा था। पर यह तो बस सजा का पहला स्टेप था। इसके बाद जो कॉम्पनसेशन शुरू हुई वो बहुत दर्दनाक थी। दबाजी का वो गांव वाला पुराना घर जहां वो आधी जिंदगी रहे, उस पर गवर्नमेंट की येलो और व्हाइट सीज लग गई थीं। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी में जो भी सेविंग्स जमा की थीं, वो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नुकसान की थोड़ी सी भरपाई करने में चली गईं। गांव वालों को अब इस पूरे मामले का पता चल चुका था। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो फैमिली बहुत ग्रीडी और एहसान फरामोश है। सही बात है, मुझे तो लगता है जब वो बाहर आएंगे तो उन्हें किसी ब्रिज के नीचे भीख मांगनी पड़ेगी।
सरपंच, जो पहले दबाजी की फैमिली की तरफ से थोड़ी सिफारिश करने की सोच रहा था, इस हैवी सेटअप को देखकर डर गया। उसने रातों रात विलेज लाउडस्पीकर पर उनसे अपना हर रिश्ता खत्म करने का अनाउंसमेंट कर दिया। दबाजी की फैमिली अब पूरे इलाके में एक गटर का चूहा बन चुकी थी। जब लॉयर ने मुझे फोन पर यह सारी रिपोर्ट दी तो मैं ग्लास विंडो के पास खड़े होकर सिटी की ब्राइट नाइट व्यू को देख रहा था और मैंने चैन की एक गहरी सांस ली। 6 मंथ्स बाद स्प्रिंग का सीजन आ गया। रूरल एरिया की हवा बहुत फ्रेश थी। मैं एक कस्टमाइज्ड कैजुअल आउटफिट पहनकर अपनी विला के कोर्टयार्ड में अम्ब्रेला के नीचे मजे से लेटा हुआ था। कुछ महीने पहले जो बैकयार्ड का ग्रीन हाउस टूटा था वो अब कंप्लीटली रिपेयर हो चुका था और वहां हाईएस्ट ग्रेड बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिया गया था। अब उसके अंदर कोई खतरनाक जहरीली घास नहीं थी, बल्कि मेरी बहुत केयर से उगाई हुई प्रीमियम ऑर्किड्स थीं। उनकी एक हल्की और प्यारी खुशबू पूरे कोर्टयार्ड में फैली हुई थी। फ्रंट कोर्टयार्ड के बड़े डेकोरेटिव पूल में मिलियन वैल्यू की प्रीमियम कोई फिश अपनी ब्यूटीफुल टेल्स के साथ साफ पानी में मजे से तैर रही थीं। अब मुझे इस बात का डर नहीं था कि कोई बदतमीज बच्चा उन्हें निकालकर बारबेक्यू कर देगा। दबाजी की फैमिली के साथ हुए इस किस्से के बाद अब पूरा गांव क्या, आसपास के 10 गांव के लोग भी जब मेरी इस लग्जरी स्मार्ट विला के पास से गुजरते हैं तो वो डर और रिस्पेक्ट के मारे दूर से निकलते हैं। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे घर पर नजर डाले। कभी कभी गांव के काम से जाने वाले दोस्तों से मुझे दबाजी की फैमिली का अपडेट मिल जाता है। सुना है वांग चुई हुआ अंदर जेल में काम धीरे करती है और उसकी जुबान बहुत चलती है, इसलिए वहां की लेडी बॉस ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि अब वो ठीक से बोल भी नहीं पाती। लिंडा खियांग इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे पैरालिसिस यानी पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया और अब वो व्हील चेयर पर टेढ़ा मुंह लिए अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए जिंदा है। रही बात उस लिन श्याओ बाओ की, तो लगातार डिप्रेशन और उस पॉइजन के असर की वजह से उसकी मेंटल ग्रोथ एक छोटे बच्चे जितनी रह गई है। वो कंप्लीटली एक मैड पागल बन चुका है। उनकी पूरी फैमिली अब अपनी बची हुई जिंदगी इसी दर्द में निकालेगी। हमने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। चलते हैं, बाय। फोन रखकर मैं खड़ा हुआ और एक लंबी अंगड़ाई ली। वार्म स्प्रिंग ब्रीज के साथ मैं बड़े कदम बढ़ाते हुए विला के बाहर निकल गया। मेन गेट पर मेरी एकदम ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। ड्राइवर ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ मेरे लिए कार का डोर खोला। एक नया जन्म मिलने के बाद मैं इस हसीन वक्त में अपनी जिंदगी को अपनी शान से जीऊंगा। मेरी शानदार जिंदगी तो बस अभी शुरू हुई है।